मुझे मिर्ज़ा। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था बेसिक डेफिनेशंस, और बेसिक डेफिनेशंस में मैटर की जो टाइप्स थी वो हम एक्सप्लेन कर रहे थे। उसमें से हमने जो थी सब्सटेंस को एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने एलिमेंट को कम्प्लीटली जो है वो एक्सप्लेन कर लिया है। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी कंपाउंड्स। अब यहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली इसमें 4 पॉइंट्स हैं, इसकी डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स। फर्स्ट वन है जी कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि ये सब्सटेंस की ही तो टाइप है। यहाँ पे सब्सटेंस की 2 टाइप्स थी ना, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट जो है हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है कंपाउंड्स, और उसकी डेफिनेशन में है जी फर्स्ट वन पॉइंट जो है वो है सब्सटेंस। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस that formed by 2 or more elements। ठीक है जी, formed by 2 or more elements chemically combined together। अब वो मिलते कैसे हैं जी? केमिकली कंबाइन टूगेदर। लास्ट वन जो हमारे पास पॉइंट है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कंबाइन होते हैं किस वे में जाके जी? इन अ फिक्स रेशियो। इन अ फिक्स रेशियो। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन जो है वो ये है जी कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टूगेदर इन अ फिक्स रेशो। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ बिलहाज मास और मुतय्यन निस्बत के साथ जब वो मिलते हैं तो नतीजा के तौर पे हमारे पास क्या आता है जी? कंपाउंड। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है सब्सटेंस, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो था जी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, सब्सटेंस क्या था जी? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। उसके बाद है जी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि एलिमेंट्स जो है वो एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होता है जिनका एटॉमिक नंबर भी यकसा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है जी केमिकली कंबाइंड टुगेदर, यानी वो मिलते कैसे हैं। और उसके बाद हमने लास्ट वन जो पॉइंट हमारे पास वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी इन अ फिक्स रेशो। यानी ये रेशो जो है ये फिक्स क्यों है कंपाउंड के अंदर? तो यहाँ पे जो फिक्स रेशो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह फिक्स रेशो है। हमारे पास है जी हाइड्रोजन और हाफ मोलिक्यूल मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन का। ये 1/2 का मतलब है हम ऑक्सीजन को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमने लिख लिया इसको 1/2 इसका एक मोलिक्यूल। अब इसका मतलब है एक एटम। ठीक है, तो हमने इस तरह इसे जो है वो लिखना होता है। अब यहाँ पे एक मोलिक्यूल हमने हाइड्रोजन का लिया, हाफ मोलिक्यूल हमने लिया ऑक्सीजन का, और नतीजा के तौर पे इनके दरमियान रिएक्शन हुआ और हमारे पास H2O आ गया। अब H2O जो है जब ये बनता है तो इन एलिमेंट्स की मखसूस रेशो के साथ बनता है। अब यहाँ पे देखें रेशो क्या होती है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं जी? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं जी? 1। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के एटम हैं 2 प्लस ऑक्सीजन का एटम है 1, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक मास कितना है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। अब ये एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या होता है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड वाला टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे क्या होता क्या है। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 16। अब यहाँ पे अगर हम ये प्लस का साइन रिमूव कर दें, यहाँ पे आ जाएगा रेशो का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 है, ये 16 है। अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इधर वाली साइड पे 1 आ जाएगा और इधर वाली साइड पे 8 आ जाएगा। तो ये वाली जो रेशो है ये वाटर के एक मॉलिक्यूल की है 1/8। ठीक है, 1/8 रेशो जो है वो किसकी है? वाटर की। यह फिक्स रेशो
ठीक है, इसे हम कहते हैं फिक्स रेशो। और फिक्स रेशो होती है किसी भी कंपाउंड की, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर रेशो फिक्स नहीं होगी वो कोई भी जो कंपाउंड है वो बेसिकली कंपाउंड जो है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और आपको एग्जांपल के ज़रिए समझा देता हूँ। हमारे पास एक है कार्बन, उसके बाद है जी हमारे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशो, ठीक है, जब ये केमिकली कंबाइन होते हैं यानी इस तरह ये आपस में रिएक्ट करते हैं कि इनके दरमियान केमिकल रिएक्शंस होता है। और केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं या तो शेयर हो रहे होते हैं या लॉस हो रहे होते हैं या गेन हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, CO2 बन जाता है। अब यहाँ पे कार्बन का जी एटॉमिक मास है जी 12 और ऑक्सीजन का हमें पता था 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं जी 2, तो 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 32। अब यहाँ पे हम 4 पे डिवाइड करें इसे तो 4 3 कितना होता है जी 12, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये है इसकी फिक्स रेशो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है जी फिक्स रेशो। इसी तरह हर कंपाउंड की जो रेशो है वो फिक्स होती है। मैं बार बार अभी तक आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि डेफिनेशन है क्या, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखो ना 2 है, ये 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ये देखें 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यानी 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अब ये जो हैं एलिमेंट्स जो हैं जो रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं, जब ये मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो इनके दरमियान एक केमिकल रिएक्शंस होता है। अब उस रिएक्शंस में यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयरिंग करते हैं, ठीक है। ये 3 तरीकों के साथ मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि कोई भी जो है वो एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करता है बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं जी केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। वो मिलते हैं किस वे में जाके जी केमिकली मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो रेशो की बात थी, अब वो जो कंपाउंड केमिकली एलिमेंट का केमिकली मिलने से जो कंपाउंड वजूद में आया उसकी कोई ना कोई रेशो है जो फिक्स होती है। अब दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे जाकर देख लें, वहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल उठा के देख लें, उसकी रेशो जो है वो यही होगी, ठीक है। अब किसी भी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उठा के देख लें, उसकी रेशो यही होगी, ठीक है। ये था हमारे पास डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा सा इल्म। अब यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये के रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनता है वो एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होता है। यानी रिएक्ट करने वाले जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो रिएक्शन के बाद अपनी खुसूसियात को खो देते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या है जी हमारे पास गैस, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये भी हमारे पास क्या है गैस, लेकिन यहाँ पे जो वाटर बना है हमारे पास वो क्या है जी लिक्विड। तो पॉइंट ये था कि जो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और नई प्रोडक्ट बनाते हैं यानी कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड की खुसूसियात जो है वो रिएक्ट करने वाले एलिमेंट्स की खुसूसियात से टोटली डिफरेंट होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड बना है उसकी खुसूसियात क्या है, वो है लिक्विड, ठीक है। इसी तरह जब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो कार्बन है ये है कोक। कोक होता है हमारे पास 98% प्योर कार्बन को हम क्या कह देते हैं कोक, ठीक है। यहाँ पे कार्बन क्या है कोक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है जी गैस, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड बना है वो क्या है जी गैस, और इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से टोटली क्या है जी डिफरेंट है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये था, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कंपाउंड से डिफरेंट होती है, या
कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है वो एलिमेंट से, रिएक्ट करने वाली एलिमेंट से डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड पॉइंट है, वो ये कि इनको जो है हम किसी भी फिजिकल मेथड के ज़रिए जो है सेपरेट नहीं कर सकते। एलिमेंट ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बना दी, यानी कंपाउंड तो बना दिया। अब ये कंपाउंड क्या अपने रिएक्ट करने वाले एलिमेंट्स में टूट सकता है, बन सकता है? नहीं, फिजिकल मेथड के ज़रिए तो नहीं बन सकता। फिजिकल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम करते हैं डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन होता है, उसमें फिल्ट्रेशन भी होता है, उसमें मैग्नेटाइजेशन भी होता है, उसमें वेपोरेशन भी होता है, उसमें प्रेसिपिटेशन भी होते हैं। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास फिजिकल मेथड है जिसे हम तबई तरीकाकार कहते हैं, तो तबई तरीकाकार से हम किसी भी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट में ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास कंपाउंड्स तो हमारे पास आ गया, बन गया, हमने डेफिनेशन देख ली। उसके बाद हमने ये देखा कि कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करने वाले एलिमेंट से डिफरेंट होता है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि कंपाउंड जो है उसको सादा तबई तरीक़ों से अपने एलिमेंट में तोड़ा नहीं जा सकता। ये 3 पॉइंट जो है हमने कंपाउंड में डिस्कस किए हैं। उसके बाद ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे कंपाउंड तो हमारे पास बन गया, लेकिन कंपाउंड बना कौन सा? ठीक है, ये अब देखेंगे कि कंपाउंड बना कौन सा। कंपाउंड जो है बेसिकली हमारे पास 2 तरह के बनते हैं जी। कंपाउंड जो हैं हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पे कंपाउंड है जी हमारे पास। अब कंपाउंड जो है हमारे पास 2 तरह के हैं, जिनको हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं जी। फर्स्ट वन है जी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक, एंड द सेकंड वन है जी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड, तो सबसे पहले हम आयोनिक कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या जी। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, यहाँ पे हमने कल भी डिस्कस किया था इसे प्रीवियस लेक्चर में, आज भी हम कर लेते हैं जी। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा कंपाउंड जो 2 एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकली से बनता है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करें हमारे पास एक सोडियम एटम है जी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक क्लोरीन एटम है। अब सोडियम एटम के आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी? 7। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है कि उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में ग्रुप नंबर के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बॉन्ड एलिमेंट्स क्यों बनाते हैं? सिर्फ स्टेबल होने के लिए। अब स्टेबल होने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाने के उनके पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक तो हमने पढ़ा था कल डुप्लेट रूल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ऑक्टेट। ठीक है, डुप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते थे आखिरी शेल में, ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते थे। अब यहाँ पे देखें, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1 की। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन देने की। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके नीचे वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या करता है? अपना कंप्लीटली 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है जी? इस क्लोरीन को। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, नतीजा के तौर पे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाता है, और नतीजा के तौर में हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड बनता है। और आयोनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे बनता है। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास
ये जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली टाइटली बॉन्डेड होते हैं, और ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनली क्रिस्टल लैटिस होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनली 3D कह सकते हैं, 3D क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ठीक है, 3D यानी 3 डायमेंशनली क्रिस्टल लैटिस ये बनाते हैं। अब ये 3 डायमेंशनली क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है कि ये इसका कोई भी पीस उठा के देख लें तो वो इस फॉर्म का होगा, यानी जिस साइड पे भी देखेंगे वो सेम साइड का ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी, इस वजह से इनके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को बड़ी स्ट्रॉन्गली होल्ड किए होते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो है उन्होंने एक दूसरे को बहुत मजबूती के साथ पकड़ा होता है। अब यहाँ पे देखें पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के दरमियान। ठीक है, इसी तरह ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इसी तरह ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है हमारे पास, ये पीस ऑफ या एक फार्मूला यूनिट है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, तो इनमें जो आयंस होते हैं या चार्ज होते हैं उन्होंने एक दूसरे को मजबूती के साथ जकड़ा होता है। अब ये मजबूती के साथ स्ट्रॉन्गली जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए होते हैं, होल्ड किए होते हैं, इस वजह से इनके जो हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर हमारे पास ये एक ट्रे है, इसमें हमने NaCl रखा हुआ है जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसका एक यूनिट हमने उठा लिया। अब इसके एक यूनिट को यानी इसके केमिकल फार्मूला को हम फार्मूला यूनिट में ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसके जो केमिकल फार्मूला को फार्मूला यूनिट में ज़ाहिर करते हैं। अब फार्मूला यूनिट होता क्या है, ये हम नेक्स्ट जो है हमारे पास एक टॉपिक आएगा उसमें हम इसे डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसे ये देख लें कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, क्या कहलाता है जी, फार्मूला यूनिट। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हमारे पास आयोनिक कंपाउंड की मज़ीद एग्जांपल कौन सी हो सकती है। एक NaCl है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हमारे पास KBr है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉपर सल्फेट है एंड एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल्स हैं आयोनिक कंपाउंड की। तो यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा आपको फिर बता देता हूँ कि आयोनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे बनता है। यहाँ पे सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और नतीजे के तौर पर इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये बॉन्ड बनता कैसे है, 3D क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में। ठीक है, 3D क्रिस्टल लैटिस एक ऐसा लैटिस है या ऐसा हमारे पास एक पीस होता है जो तमाम कोनों से एक जैसा ही नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पे इनके जो आयंस होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली होल्ड किए होते हैं। इस वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इनके केमिकल फार्मूला को फार्मूला यूनिट में ज़ाहिर किया जाता है। जैसे हम एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर करते हैं ना, इसी तरह कंपाउंड्स के भी कुछ फार्मूलाज हैं, कंपाउंड्स को भी किसी तरीकाकार से ज़ाहिर किया जाता है। अब आयनिक कंपाउंड में वो तरीका है जी फार्मूला यूनिट। ठीक है, इसी तरह इसकी जो एग्जांपल है वो ये है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास क्या है। कोवलेंट कंपाउंड है जी द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक जैसी शेयरिंग से 2 एटमों के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को क्या कह देते हैं जी, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड के नतीजा में बनने वाला कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड कहलाता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन, इसके आखिरी शेल में जी
6 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे कोई भी एटम जो है वो स्टेबल होता है बाय डुप्लेट रूल एंड बाय ऑक्टेट रूल। जब ऑक्सीजन इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इट मीन्स ये स्टेबल हो जाएगा। अब आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जब इसे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा इसके आखिरी शेल में कितने हो जाएंगे जी? 2, इट मीन्स ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब दोनों ने स्टेबल होना है, दोनों स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसको 2 चाहिए, इन दोनों को 1-1 चाहिए। ये अपने 2 इन दोनों के साथ शेयर कर लेता है, ये दोनों अपना इसके साथ शेयर कर लेता है। तो ये क्या करता है कि ये जो है इसके साथ शेयर कर लिया इसने, ये इसने इसके साथ शेयर कर लिया, और म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये वाला जो बॉन्ड बना है इसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और कोवलेंट बॉन्ड के नतीजा में एक कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे H एंड Cl की, हमें पता है कि Cl है ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। H जो है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी एलिमेंट या एटम स्टेबल होने के लिए 2 रूल्स फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जो कि हाइड्रोजन शेयर करेगा इसके साथ। इसी तरह हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जो क्लोरीन इसके साथ शेयर करेगा। तो दोनों करते क्या हैं? शेयरिंग कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और शेयरिंग करने से ये वाला जो इनके दरमियान बॉन्ड बनता है इन्हें हम क्या देते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनने वाले कंपाउंड को क्या कर देते हैं जी? कोवलेंट कंपाउंड। अब यहाँ पे इनके जो केमिकल फार्मूलाज हैं उनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में शो करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला यूनिट में शो किया था, इसी तरह इनके जो केमिकल फार्मूलाज हैं उनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ पे इनके दरमियान आयंस नहीं होते, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से इनके जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड से लो होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जी। यहाँ पे 2 एग्जांपल हमने पढ़ी वाटर एंड HCl की। इस तरह हमारे पास CH4 है, इसी तरह हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो ये था हमारे पास कंपाउंड की टाइप्स। आयोनिक कंपाउंड था, कोवलेंट कंपाउंड था। आयोनिक कंपाउंड जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे बनता है, कोवलेंट कंपाउंड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस बनते हैं, आयंस जो है एक दूसरे को टाइटली होल्ड किए होते हैं। यहाँ पे शेयरिंग होती है, इस वजह से आयंस कोई नहीं होते। अब यहाँ पे इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यहाँ पे इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हाई नहीं होते, बनिस्बत लो होते हैं। इनके जो केमिकल फार्मूलाज हैं उनको फार्मूला यूनिट में ज़ाहिर किया जाता है, इनके जो केमिकल फार्मूलाज हैं उनको मॉलिक्यूलर फार्मूला में ज़ाहिर किया जाता है। इसकी एग्जांपल्स ये है और इसकी एग्जांपल ये है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास छोटा सा टेबल बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ जो है कंपाउंड्स दिए गए हैं, थोड़े से वो हम देख लेते हैं कि वो है क्या। ठीक है जी, यहाँ पे आपने जो है क्वेश्चन याद कर लेने हैं जी, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, घबराना नहीं है, मैं आपको फुली डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पे आपने डेफिनेशन याद करनी है कि कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, कंपाउंड जो है आयनिक कैसे होता है और कोवलेंट कैसे होता है। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जी जिसमें कुछ कंपाउंड्स हैं और कुछ उनके केमिकल फार्मूलाज दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे केमिकल फार्मूलाज लिख लेते हैं। अब ये केमिकल फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे जी। ठीक है, यहाँ पे हम कंपाउंड लिखेंगे, यहाँ पे उनके फार्मूलाज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले जी, हमारे पास है वाटर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है NaCl, SO2 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, 10 वाटर मॉलिक्यूल है जिसके साथ।
उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके बाद हमारे पास है जी कैल्शियम कार्बोनेट है, ग्लूकोज है C6H12O6। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। उसके बाद हमारे पास अमोनिया आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके नेम क्या है और इनके कॉमन नेम क्या है, इनको कहते क्या हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट वन है जी हमारे पास वाटर, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कह देते हैं। ठीक है, इसका जो नेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। दूसरा है जी हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम टेबल साल्ट भी कह देते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास है जी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सैंड यानी रेत भी कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कह देते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा जी, राइट द फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, सैंड, टेबल साल्ट। ठीक है, इसी तरह जो है ना आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी कह देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है जी ग्लूकोज, ठीक है, जिसको हम शुगर भी कह देते हैं। शुगर को हम ग्लूकोज भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम मिनरल एसिड भी कह देते हैं। उसके बाद अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास वाटर है, आपको तो पता है ये हर जगह यूज़ होता है। उसके बाद टेबल साल्ट है NaCl, इसको हम कहते हैं खाने का नमक। उसके बाद है जी सैंड यानी रेत, रेत जो है उसका फॉर्मूला होता है जी SiO2। यहाँ पे हमारे पास कॉस्टिक सोडा है जो खानों वगैरह में यूज़ होता है, बेकरी वगैरह में यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है जो कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल होता है। क्विक लाइम एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चूना वगैरह होता है वाइट कलर का ना, ये मोस्टली सीमेंट्स प्रिपरेशन में यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी अशिया में यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास शुगर है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जी, सिंपलेस्ट यूनिट जो है वो है ग्लूकोज का। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है जो बैटरियों वगैरह में जो है यूज़ करता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। इसी तरह अमोनिया है, अमोनिया जो है हमारे पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारे पास कुछ कंपाउंड्स थे और कुछ इनके केमिकल फार्मूलाज थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है जी मिक्सचर।